नमस्कार साथियों, केजीएस परिवार में मैं अभिषेक आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार बताएंगे कैसे हैं सभी साथी, पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भाई। कृष्णा, लोकेंद्र, आर्या जी हैं, हर्ष, शोभा तिवारी, सरिता यादव, प्रगति चौहान, एकता ठाकुर, श्याम, अनुराग वासने, अविनाश, प्रांजल कुशवाहा, सभी को बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, एक बार बताइए मुझे। बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी बात है भाई ये। शिवांगी यादव, वैष्णवी गुप्ता, मोनी, दीप्तांशु, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक गौर, चलिए सभी को वेरी गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। यूपी स्पेशल, जैसा कि आपको पता है, थंबनेल में आप देख रहे हैं, है ना। यूपी का जो स्पेसिफिक पार्ट है उसको लेकर हम बात करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम जो है साथियों अभिषेक है और मैं यूपी वाला जो पार्ट है उसको लेकर बात करूंगा। अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहां पर हम ये बात करेंगे कि यूपी का जो है साथियों प्री में भी रहता है और मेंस में तो 5वां 6वां पेपर है इसकी भूमिका, ठीक है, उसमें भी रहती है। तो अब देखिए, अगर हम मान लीजिए ये बात करें कि जो प्री का मामला है साथियों वो फैक्चुअल बेसिस होगा, यानी कि वहां पर हमें फैक्ट ज्यादा पता होने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे साथियों मेंस की, तो वहां पर हमें फैक्ट के माध्यम से लिखने के लिए भी चीजें आती हैं। तो पहले हम चीजों को फैक्चुअल समझेंगे, जितने भी फैक्ट होंगे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड उनकी बात करेंगे, और फिर आगे जैसे जैसे चीजें बढ़ती रहेंगी, है ना, तो उस पर डिस्कस हम करते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग तैयार हैं, एक बार बताइए क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा आपको। पहले थोड़ा सा मैं सिलेबस के बारे में आपको इंट्रो दूंगा, फिर 2-4 सवाल जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। क्लियर? हाँ बिल्कुल भाई, विवेक सागर जी, बिल्कुल ठीक है, चिंता मत करिए, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे साथियों हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो तैयार हैं आप लोग? चलिए, बिल्कुल पीपीटी का यूज नहीं करेंगे। सवाल की अगर बात करेंगे तो वहां पर हम पीपीटी का ही यूज करेंगे, क्योंकि सवाल लिखना फिर उसका ऑप्शन लिखना तो संभव नहीं है। तो मैं पीपीटी से नहीं ही पढ़ाता हूं, मैं सारी चीजें आपको लिखकर पढ़ाऊंगा, है ना, और तरीके से सारी चीजों को लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना, स्टार्ट करते हैं। चलिए, बिल्कुल सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे साथियों यूपी स्पेशल को लेकर, ठीक है, यूपी स्पेशल को लेकर अगर हम बात करेंगे तो समझना, पहले मैं ये बता देता हूं कि किस किस टॉपिक से कहां से सवाल पूछे गए हैं, है ना, ठीक है। चलिए, तो देखिए साथियों, हम बात करने वाले हैं, हम बात जिस टॉपिक की करने वाले हैं वो हमारा रहेगा यूपी स्पेशल, ठीक है। यूपी स्पेशल, यानी कि यूपी स्पेशल का मतलब जीके, ठीक है। वो यूपी की जो जीएस होती है हम उसकी बात करेंगे। समझना साथियों ध्यान से, अगर देखिए जैसे हम भारत की जब जीएस पढ़ते हैं, है ना, भारत की जब हम जीएस पढ़ते हैं तो तब हम क्या करते हैं, भारत की ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं, इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, इंडिया का आर्ट एंड कल्चर डिस्कस करते हैं या नहीं करते, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम बात करेंगे इसमें यूपी स्पेशल में, तो इसमें भी तो साथियों वही सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी, क्योंकि ये भी तो हमारे भारत का हिस्सा है। तो यहां पर क्या होगा, उत्तर प्रदेश के सेंस में विशेष चीजें हमें वहां पर देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। तो यानी कि जैसे हम भारत में पढ़ेंगे साथियों, तो यहां पर हम क्या क्या फोकस करने वाले हैं, समझना ध्यान से, ठीक है। तो यहां पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा, ठीक है, वो रहेगा साथियों क्या, वो रहेगा ज्योग्राफी, ठीक है। यूपी की जियोग्राफी की हम बात करेंगे, ठीक है। आज मैं सारी चीजें यही डिस्कस करने वाला हूं। कुछ सवाल आपको 1-2 कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो प्लीज धैर्य के साथ समझने की कोशिश करनी है, चीजों को सुनने की कोशिश करनी है, ठीक है। आपकी भी सुनी जाएगी, लेकिन पहले आज की क्लास में आप हमारी सुनेंगे, ठीक है। चलिए, बिल्कुल भाई, देखिए अनु यादव जी, कुछ कुछ चीजें डिस्कस करते रहेंगे तो उसमें क्या दिक्कत है। जैसे मान लीजिए कोई चीज अगर हम डिस्कस कर सकते हैं तो उसको कर लेंगे, क्या समस्या है उसमें, है ना। चलिए, ज्योग्राफी की बात करेंगे। ज्योग्राफी के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है वो रहता है यूपी का आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। यानी कि यूपी का भूगोल हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, यूपी का भूगोल हम डिस्कस कर लेंगे, और यूपी की कला एवं संस्कृति को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। ये दोनों
अपने उत्तर प्रदेश के मेजर पार्ट रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा पार्ट रहने वाला है वो ये रहने वाला है। बड़ा का मतलब ये है कि यहां थोड़ा सा हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। अगर जैसे हम भूगोल की बात करें उत्तर प्रदेश के, अगर मैं भूगोल की बात करता हूं तो इसमें क्या हो गया, तो इसमें हम बात करेंगे जैसे उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिचय, ठीक है, उसका भौगोलिक परिचय क्या हो जाएगा, भौगोलिक परिचय की बात हो जाएगी यहां पर, ठीक है, यानी कि जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन की बात हम कर लेंगे, जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन की बात हो जाएगी, ठीक है भैया, ज्योग्राफिकल इंट्रो की बात कर लेंगे। जितने भी अगर हम बात करेंगे जैसे डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा है, कहां कहां किस किस प्रकार से सीमा बन रही है, इंपॉर्टेंट है। और सवाल साथियों सरल ही पूछे गए हैं, कुछ फैक्चुअल सवाल तो इतने सरल आते हैं कि आपको उसको ऐसा लगेगा कि हम पता नहीं है, ठीक है, क्यों ही, तो वो बिल्कुल बेसिक से सवाल भी उसमें पूछे गए हैं, ठीक है। भौगोलिक परिचय की बात कर लेंगे। अगर हम बात करेंगे साथियों दूसरा जो है जैसे उत्तर प्रदेश के क्लाइमेट को डिस्कस कर लेंगे, जलवायु को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो क्लाइमेट है, किस प्रकार की क्लाइमेट यूपी में रहती है ना, ठीक है। जैसे इंडियन क्लाइमेट आपने पढ़ा होगा, इंडियन क्लाइमेट को ही देखा जाए तो उसी का एक छोटा पार्ट जो उत्तर प्रदेश के सेंस में आता है, जैसे साउथ वेस्ट मानसून उसमें रेनफॉल कराता है भारत में, तो क्या साउथ वेस्ट मानसून यूपी में भी वर्षा कराता है, उसकी बात होगी। कहां कहां किस किस प्रकार से वर्षा होती है, यानी कि पूरे यूपी में क्लाइमेट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है, रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है, वो हम यहां पर बात कर लेंगे, ठीक है। अगर हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे साथियों यूपी की मिट्टियां, ठीक है, यूपी की मिट्टी की बात हो जाएगी, यूपी की सॉइल, है ना भाई। देखिए सारी सॉइल, जैसे यूपी में सर्वाधिक कौन सी मृदा पाई जाती है, आप मुझे बताइए, कमेंट करके बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में और भारत में कौन सी मृदा सबसे ज्यादा पाई जाती है, बताइए। आंसर करेंगे सभी साथी कि यूपी में, और अगर बात करेंगे और भारत में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा मृदा कौन सी होती है, एलुवियल सॉइल होती है। और यही मृदा है ना भारत के लगभग 43% भाग पर फैली हुई है। और सबसे ज्यादा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार की मृदा हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो उसकी बात हम यहां पर करेंगे, बिल्कुल सही जवाब है आपका। उसके बाद साथियों अगर यहां पर हम बात करेंगे तो यूपी के खनिज, ठीक है, यूपी के खनिज की बात हो जाएगी, यानी कि मिनरल की बात हो जाएगी, ठीक है, मिनरल की बात हो जाएगी, उत्तर प्रदेश के मिनरल। अब आप यहां पर पाएंगे कि जो उत्तर प्रदेश है, हमारा जो यूपी है साथियों, वो खनिज की दृष्टि से कमजोर है ना, खनिज की दृष्टि से पिछड़ा है उत्तर प्रदेश। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, जलोढ़ यानी कि एलुवियल डिपोजिशन का विस्तार वहां हमें देखने के लिए मिलता है। तो आपको पता है कि जब, और जलोढ़ मिट्टी भी ऐसी मिट्टी होती है जिसमें यानी कि जो प्राचीन मिट्टी नहीं है वो नई होती रहती है नदियों के द्वारा, समझ में आ रही है बात। तो वहां पर हम क्या करेंगे, तो खनिज जो है उत्तर प्रदेश के, जैसे बुंदेलखंड का जो रीजन आता है, हमारा जो दक्षिण वाला उत्तर प्रदेश का रीजन है, वो हमारा आपने देखा है कि प्रायद्वीपीय पठार से दक्षिण के पठारी भाग से में टच करता है, विंध्याचल क्रम की चट्टानें वहां देखने के लिए मिलती हैं। तो वहां पर साथियों हम खनिजों की बात करेंगे, सोनभद्र हो गया, मिर्जापुर हो गया, उत्तर प्रदेश की खनिज नीति की चर्चा कर लेंगे, है ना। उत्तर प्रदेश में खनिज से संबंधित कौन कौन सी संस्थाएं हैं उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, उनसे भी सवाल बनता ही है ना। अगर हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर उत्तर प्रदेश की नदियां, उत्तर प्रदेश की नदियां साथियों, रिवर्स, है ना। अब देखिए उत्तर प्रदेश की अगर नदियों की बात करेंगे तो वे सभी नदियां, जैसे गंगा की सहायक नदी की जब हम बात करते हैं तो गंगा की सहायक नदियों में से भी कुछ ऐसी नदियां हैं जो केवल उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं, ठीक है। तो वहां पर हम उनकी बात करेंगे, जैसे बेलन नदी घाटी कहां पर है उत्तर प्रदेश में, वो सारी बातें हम वहां पर करेंगे। बेलन नदी घाटी, बेलन नदी कहां बहती है, किसकी सहायक नदी है, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी को लेकर बात होगी, यानी कि भारत की ज्योग्राफी के बारे में जो चैप्टर्स हम तैयार करते हैं उसमें से भी, इसमें और भी चैप्टर होंगे हमारे, जैसे उत्तर प्रदेश की मिट्टी हो गई, खनिज हो गई, नदियां हो गई। जैसे उत्तर प्रदेश के साथियों नेशनल पार्क कौन से हैं उत्तर प्रदेश में, वन्य जीव अभयारण्य कौन से हैं, वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, उत्तर प्रदेश में वन्य जीव अभयारण्य। इससे पहले सवाल आया है, सवाल सरल ही पूछा गया था भाई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई। तो इसकी बात कर लेंगे, बाकी जो भी चीजें होंगी उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी का पोर्शन हो जाएगा। पर्वत पहाड़, उत्तर प्रदेश में आपको पता है बहुत ज्यादा पर्वत देखने के लिए नहीं मिलते हैं। उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक परिचय है साथियों, उसी में हम बात करेंगे पठारों की भी, उसी में हम बात करेंगे पर्वत की भी, ठीक है, उसी में हम बात करेंगे किसकी, पठार की, है ना। अब उत्तर प्रदेश में द्वीप तो है नहीं साथियों, तो द्वीप की चर्चा यहां पर नहीं होगी, है ना।
इसी में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती, जो उत्तर प्रदेश की सीमाएं हैं, जो बाउंड्री है, उनको यहां पर डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, देखिए ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको समझना है कि इस प्रकार से चीजें हमसे यहां से तैयार होनी चाहिए और हमें यहां से पूछी जा सकती है। बिल्कुल रामसर साइट की अगर बात करेंगे तो यहां रामसर साइट को भी डिस्कस कर लेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, नेशनल पार्क हो गए, जीआई टैग हो गए, वो सब इसमें सम्मिलित होगा। ठीक है, वो सब इसमें सम्मिलित होगा, कुछ भी नहीं छूटने वाला है, चिंता मत करिए। ठीक है, जीआई टैग कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, वो एक छोटा सा ही बात है, तो वो बताएंगे उसको, है ना। ऐसा नहीं कि जीआई टैग उत्तर प्रदेश के पूरा एक हेडिंग डाला है और फिर उसको हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो जीआई टैग भी होंगे, जितनी संभव बातें होंगी उत्तर प्रदेश से की ज्योग्राफी से रिलेटेड वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं कला एवं संस्कृति में। ठीक है, कला एवं संस्कृति में एक महत्वपूर्ण जो है साथियों पोर्शन है उत्तर प्रदेश का। अगर हम यूपी में रहते हैं, यूपी का कोई एग्जाम देते हैं, तो हमें उसके आर्ट एंड कल्चर से तो रूबरू होना ही पड़ेगा। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए विरासत में क्या क्या चीजें छोड़ गए हैं, है ना, सांस्कृतिक रूप से, तो उसकी हम बात यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम कला संस्कृति की बात करेंगे तो इसमें साथियों मेले हो गए, उत्तर प्रदेश के मेले। ठीक है, मेले से सवाल पूछा गया है और पूछे जाता रहता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे उसके बाद अगर बात करेंगे इसमें साथियों नृत्य, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। ठीक है, उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य एवं लोक नृत्य, शास्त्रीय एवं लोक नृत्य। ठीक है, उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय एवं लोक नृत्य यानी कि क्लासिकल एंड फोक डांस। ठीक है, क्लासिकल एंड फोक डांस की बात होगी। अब देखिए उत्तर प्रदेश में क्लासिकल डांस भी है, कथक जिसको हम कहते हैं। कथक से रिलेटेड कितने लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, कौन कौन लोग थे, उनकी बात हम यहां पर करने वाले हैं। ठीक है ना भाई। अगर हम बात करेंगे साथियों अगले पॉइंट पर, लोक नृत्य उसके बहुत फेमस हैं, बुंदेलखंड में, ब्रज में। ठीक है, और अगर बात करेंगे पूर्वांचल में बहुत ज्यादा लोक नृत्य होते हैं, उनकी बात होगी। उसके बाद लोक गीत आ जाएंगे साथियों, कौन से आ जाएंगे, लोक गीत। ठीक है, लोक गीत आ जाएंगे, रसिया हो गया। ठीक है, और ब्रज में कौन कौन से गाए जाते हैं, बुंदेलखंड में कौन कौन से गाए जाते हैं, कजरी कहां होता है, कजरी महोत्सव कहां होता है, वो सारी बातें हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है, जनजातियों की बात करेंगे तो जनजातियां भी मैं यहां लिख देता हूं, जनजातियों की भी बात होगी, ट्राइब्स की बात होगी। ठीक है, वो भी तो हमारी संस्कृति का ही एक हिस्सा है। ठीक है, ट्राइब्स की बात हम यहां पर कर लेंगे, ट्राइब्स की बात। वैसे तो ये भूगोल में आता है पर कोई बात नहीं। ठीक है, जनजातियों की बात बिल्कुल होगी, कौन कौन सी जनजाति है, किस किस प्रकार से, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, वो सारी विशेषताएं। ठीक है, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं आपको फैक्चुअल चीजें बताऊंगा, लेकिन कुछ कुछ चीजों पर अगर हम 4 से 10 चीजों को डिस्कस करते रहेंगे तो कहां कोई दिक्कत है ना भाई। ठीक है, बिल्कुल एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, कृषि, ज्योग्राफी में है कृषि, उत्तर प्रदेश की कृषि हो जाएगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कृषि हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की साथियों क्या हो जाएगी, कृषि हो जाएगी। तो ये चीजें हम यहां पर डिस्कस करेंगे। क्लियर हुई बात। ठीक है, बिल्कुल पॉपुलेशन, बिल्कुल सब सारी चीजें इसमें शामिल होने वाली हैं। जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या, जनगणना, जनसंख्या एवं जनगणना। ठीक है, जनगणना ये भी इसमें शामिल होगी। कुछ भी, ये सारे टॉपिक हम इसमें कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं साथियों, तो समझिए अगले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमारी बात होगी किसको लेकर, बजट को लेकर, उत्तर प्रदेश का बजट। ठीक है, उत्तर प्रदेश का बजट है ना भाई, इसको लेकर चर्चा कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। तो पूरा यानी कि इस साल का बजट और जितने बार बजट आया हुआ है और लगभग 1 साल का पीछे का बजट, वो हमें यहां पर डिस्कस करना होगा। ठीक है, ओडीओपी भी आएगा, ओडीओपी भी आएगा, वो आएगा किसमें, इसके बाद अगला जो टॉपिक हम बात करेंगे वो होगी उत्तर प्रदेश की स्कीम्स। ठीक है, क्या होगी वो, उत्तर प्रदेश की योजनाएं। अगर हम योजनाओं की बात करेंगे तो इसी में हम बात करेंगे साथियों ओडीओपी। ठीक है, ओडीओपी की बात हमारी इसमें हो जाएगी। परिवहन ज्योग्राफी में आएगा, मैंने वहां लिखा नहीं है लेकिन कराया जाएगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपको अपडेट करा दूंगा कौन सा है। ठीक है, वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी तो उसमें आप देख लीजिएगा। बाकी मैं यहां जितनी संभव जो मेजर पार्ट है मैं उनको यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, क्लियर। उसके बाद साथियों जो बचेगा, अब देखिए, अब आता है उत्तर प्रदेश का इतिहास, यूपी का इतिहास यानी कि हिस्ट्री, यूपी की हिस्ट्री। ठीक है, यूपी की क्या आएगी साथियों, हिस्ट्री आएगी। हिस्ट्री से सवाल पहले पूछा गया है, मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल पूछा गया। ओडीओपी का मतलब होता है
ठीक है, वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट करके जो योजना हमारी होती है उसकी बात हम करते हैं, यानी कहां से कैसे किस प्रकार से ये आई। ठीक है, अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो देखो हिस्ट्री में साथियों उत्तर प्रदेश के सेंस में अगर बात करेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री से भी सवाल पूछा है, यानी कि यूपी की एंशिएंट हिस्ट्री की बात होगी। ठीक है, यूपी की एंशिएंट हिस्ट्री की, यूपी की मिडाइवल हिस्ट्री की भी बात करेंगे ना। अब इसमें हिस्ट्री में मुख्यतः क्या बात करेंगे, जैसे मुगल का शासन जब भारत में चल रहा था तो उत्तर प्रदेश में मुगलों के द्वारा कौन कौन से आर्किटेक्चर यानी स्थापत्य कला का विकास हुआ, चित्रकला का उत्तर प्रदेश में विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहां से हमें देखने के लिए मिलेंगी, यानी कि हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का कुछ पार्ट आपको पता है मिक्स भी होता है ना, कुछ पार्ट मिक्स भी होता है। चित्रकला का विकास हो गया, ठीक है, स्थापत्य कला का विकास हो गया, नृत्य कला का विकास हो गया, तो ये कैसे उत्तर प्रदेश में हुए, कौन कौन लोग इनके पीछे काम कर रहे थे, उन सबको भी डिस्कस हम करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो मिडाइवल हिस्ट्री का मतलब मैं केवल यहां पर यूपी की हिस्ट्री से बात करूंगा, तो इसमें बहुत ज्यादा समय हमारा ऐसा नहीं है कि सर एंशिएंट हिस्ट्री का मतलब हमने सोचा कि अब शुरुआत होगी पुरा पाषाण काल से, प्राग ऐतिहासिक काल से, और फिर ये होगी, लेकिन हम वो पॉइंट्स बात करेंगे जो यूपी के सेंस में आते हैं, यानी कि जो यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर हुई बात। अगर हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे तो यूपी की मॉडर्न हिस्ट्री भी आएगी। यूपी की साथी कौन सी हिस्ट्री आएगी, तो हमारी यूपी की मॉडर्न हिस्ट्री को भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यूपी की मॉडर्न हिस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे। इससे एक सवाल भी पूछा गया है, 1857 की क्रांति जो है उसमें बरेली से जो नेता थे क्रांति को जो रेगुलेट कर रहे थे वो कौन थे, वो हमने यहां पर बात करी है, सवाल आया हुआ है तो उसकी बात करेंगे। तो तीनों उत्तर प्रदेश को लेकर बात होगी हिस्ट्री में। मैं पूरा ऐसा नहीं है कि मैंने हिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया और सारी चीजें, केवल वो पॉइंट्स जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, कुछ एक पॉइंट इंडिया से जोड़ जाड़ के वन लाइनर रूप में तो नहीं कराएंगे, लेकिन हाँ एक तरीके से कंसेप्चुअली की ये चीजें ऐसे जुड़ी हुई थी, भारत के सेंस में ये स्थिति थी, उत्तर प्रदेश के सेंस में ये स्थिति है ना, क्लियर। तो वहां पर हम इसको बात कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला जो आता है साथियों, अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी। अगर हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो उसमें जो सवाल हमारे आते हैं वो बजट से आते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा ध्यान हमें इस पर, ठीक है, पूरी तरह से देना है। यूपी के रिलेटेड इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में जो बातें होंगी उन सबको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात। और उसके बाद अगर बात करेंगे साथियों, समझना, ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे तो हमारा क्या रहेगा, यूपी की पॉलिटी रहेगी, यूपी की पॉलिटी रहेगी। अब आप मुझे बताइए, यूपी की जब पॉलिटी हम पढ़ेंगे तो क्या भारत की पॉलिटी उसमें कुछ अलग हो जाएगा क्या, नहीं। कुछ पंचायती राज वाला जो मामला है वो थोड़ा सा इसमें एड ऑन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के गांव की है ना बातें, उसमें पंचायत की बातें, तहसील की बातें, वो सारी चीजें। ठीक है, बिल्कुल यूपी स्पेशल की बात है ना, बिल्कुल भाई यूपी स्पेशल की बात। ठीक है, तो ये हमारा रहने वाला है, ये हमारा रहने वाला है। एक चीज मैं और करने वाला हूं इसमें, जैसे आपकी क्लासेस रेगुलर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलाते रहेंगे, लेकिन जिला दर्शन एक कंसेप्ट है, जिला दर्शन। ठीक है, जिला दर्शन यानी कि यूपी के कुल जिले कितने हैं साथियों, यूपी में 75 जिले हैं। कितने हैं, 75 जिले हैं। तो कोशिश ये रहेगी कि हर जिले से रिलेटेड, जैसे हमने हेडिंग डाली बागपत हमने हेडिंग डाली, और बागपत से संबंधित जो भी बातें होंगी वो हम डिस्कस कर लेंगे। बागपत से संबंधित जो भी बातें होंगी उनको हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारा कौन सा टॉपिक तैयार हुआ, ये जिला दर्शन तैयार होगा। हमने हेडिंग डाली मुरादाबाद हेडिंग डाली, मुरादाबाद के बारे में जितनी बातें होंगी, मुरादाबाद की इकोनॉमी, मुरादाबाद की मतलब जो पॉइंट्स उसमें बनेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। हमने डाला अयोध्या में जो बातें निकल कर आएंगी तो वो हम करेंगे। तो ऐसे कोशिश ये करेंगे कि हर क्लास में, हर दूसरे तीसरी क्लास में एक जिले को, 2 जिलों को निपटा लिया जाए, 1-2 जिलों को निपटा लिया जाए। ठीक है, बहुत ज्यादा बातें नहीं, लगभग हर जिले के बारे में लगभग 15 पॉइंट 20 पॉइंट अगर हम बना लेते हैं तो काम आसान हो जाएगा, क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजें हमारी रहने वाली हैं। सिलेबस की बिल्कुल इसमें हो सकता है कुछ पॉइंट्स ना लिखे हो, आपके दिमाग में हो, है ना, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अरे सर ने वहां लिखा नहीं है इसका मतलब सर ने उसको छोड़ दिया है, छोड़ा नहीं जाएगा, सारी चीजें कराई जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल। अब आप एक बार डाउट कह रहे हैं, सर आप डाउट ले लीजिए। हाँ बताइए भाई, क्या डाउट लिया जाए, बोलिए। आप यहां तक कोई दिक्कत किसी को, पहले ये बताइए, यहां तक कोई दिक्कत किसी को,
यहां तक किसी भी साथी को कोई समस्या? पॉइंट्स क्लियर है? तो ये इसको लेकर हमें डिस्कस करना है, ठीक है। कितने पेज की कॉपी बनाए, मतलब ये भी डाउट आ जाते हैं दिमाग में भाई, ये तो ठीक है भाई। चलिए, ये भी मतलब ये तो अच्छी बात है, ये डाउट पहली बार ही देखा है मैंने। ऐसे डाउट आने भी चाहिए भाई, है ना। हर किसी के दिमाग में बड़े डाउट आते रहेंगे तो छोटे डाउट भी तो, उनका भी तो अस्तित्व रहना चाहिए समाज में। ठीक है, अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, प्रिंटेड नोट्स बिल्कुल आपको प्रोवाइड होंगे, प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड करेंगे हम, ठीक है। चैप्टर बाय चैप्टर प्रोवाइड कराते रहेंगे आपको, है ना। लेकिन आप इनको देखिए साथियों, देखिए प्रीलिम्स के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो 3-4 सवाल पहले पूछे गए थे। प्रीलिम्स में अगर देखा जाए यूपी पीसीएस में तो 3-4 सवाल हमसे पहले पूछे गए थे, लेकिन मेंस में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। अगर आपको ये सारी चीजें, अब ऐसा भी नहीं है कि सर हम तो केवल मेंस का पढ़ेंगे, तो फैक्ट कौन डालेगा उसमें? जब मेंस का पेपर आप लिख रहे होंगे तो उसमें फैक्ट की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, बताइए। अच्छी जो कॉपी होती है साथियों वो वही मानी जाती है जिसमें कंसेप्ट के साथ थोड़ा डेटा भी दे रखा हो, है ना। तो जब आप डेटा डालने का काम करेंगे वो तो यहीं से काम होगा ना। तो इसीलिए हमें यह ध्यान रखना है कि फैक्ट को याद करना, फैक्ट हमारे दिमाग में होने ही चाहिए और वो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, है ना भाई। चलिए, तो मैं 3-4 सवाल जो लेकर आया हूं प्रीवियस ईयर, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे अपना चैप्टर जो है वो उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ भाई, कोशिश बिल्कुल रहेगी, सब कुछ बेहतर तरीके से होगा, बस आपका कोऑपरेशन चाहिए, धैर्य के साथ चीजें करनी होती हैं। बड़ी परीक्षा है, छोटी परीक्षा नहीं है, 1 दिन 2 दिन का खेल है नहीं, ठीक है। और देखिए, ये बिल्कुल एक बात मैं आपको बताता हूं, समझिएगा। वो बात यह है साथियों कि जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं ना, उस परीक्षा की तैयारी में जितनी समस्याएं आ रही हैं, सिस्टम में जब आप जाएंगे उससे ज्यादा समस्याएं आएंगी। उनको कैसे हैंडल करोगे, उनसे कैसे डील करोगे, ठीक है। तो उसको, जो समस्याएं आ रही हैं, 2 तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो समस्याओं पे, अरे सर ऐसा हो गया, अरे सर ऐसा हो जाता तो ठीक रहता। लेकिन उनसे ज्यादा समस्याएं जब आप सिस्टम में जाएंगे तो वहां आपको देखने के लिए मिलेंगी। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़ी योजनाएं आप हैंडल कर रहे होंगे, तो यहीं से शुरुआत होती है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ चीजों को करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर? बिल्कुल। हाँ, सिलेबस इतना ही है, बाकी चीजें बढ़ जाती हैं, कैसे कैसे बढ़ेंगी करेंगे, बिल्कुल। यूपी पीएससी लेवल का पढ़ाएंगे तो आरओ एआरओ क्या, कोई सी भी परीक्षा हो यूपी स्पेशल, वो कवर होगी आपकी। मैं हर चैप्टर से रिलेटेड एक भी फैक्ट और एक भी कंसेप्ट या कोई भी ऐसी मतलब चीज नहीं होगी जो छोड़ के चलूं, मैं हर चीज आपको बताऊंगा, ठीक है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल ठीक है। चलिए, बहुत सुंदर। सीतापुर की भी बात होगी, चिंता मत करिए। सबके जिले का नंबर आएगा, जहां जहां से लोग हैं आपसे ही पूछा करूंगा कि आप इस जिले से हैं, तो बताइए इसमें क्या है, किस तरीके से है। उस पर विचार बाद में करेंगे, 5वें 6वें पेपर पे। पहले हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और क्लासेस मैं आपको बता दूंगा कितनी क्लासेस होंगी। वैसे थोड़ा सा धैर्य के साथ पढ़ेंगे तो थोड़ा समय तो लगता ही है भाई, कोई बात नहीं। चलिए, तो क्लियर, आगे बढ़ जाएं आप, बोलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलिए। तो देखिए, मैं सवाल आपको करवाता हूं। पहला सवाल आपको बताना है, पॉलिटी का सवाल है ना। इसका आंसर क्या होगा? ये यूपी पीसीएस के 2023 वाले प्री वाले पेपर में आया हुआ सवाल है, ठीक है। प्री वाले पेपर में आया हुआ सवाल है, तो बताइए। किसी भी राज्य से आप हो, लेकिन अगर आप यूपी पीसीएस दे रहे हैं तो आपको यूपी स्पेशल का जानकारी होना ही चाहिए, ठीक है। बताइए भाई, राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित हैं, तो क्या ये बात सही है? तो आप कहेंगे सर ये बात बिल्कुल सही है ना। पॉलिटी का सवाल है, उत्तर प्रदेश की पॉलिटी का, है ना। लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं, क्या ये भी बात सही है? बिल्कुल सही बात है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा साथियों? दोनों, 1 और 2 दोनों ही सही हो जाते हैं, ठीक है। दोनों ही हमारे कैसे हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। यूपी की पॉलिटी कह लीजिए, इंडियन पॉलिटी कह लीजिए, किसी से भी कह लीजिए, लेकिन ये सवाल आया हुआ है। अब क्योंकि ये यूपी के एग्जाम में था तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको, ठीक है, आपसे डिस्कस किया जाना चाहिए। अगर हम बात करेंगे साथियों, आपको पता है कि देखिए, भारत में यानी कि इंडिया में, ठीक है, जो मैक्सिमम सीट है
मैक्सिमम सीट हैं अपर हाउस की, अपर हाउस की, ठीक है, और लोअर हाउस की, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा की, वो सबसे ज्यादा किसमें है, तो वो सबसे ज्यादा हो जाती हैं यूपी में। सबसे ज्यादा किसमें हो जाती हैं साथियों, तो वो सबसे ज्यादा हो जाती हैं यूपी में। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है भाई, चलिए क्लियर। तो ये पॉइंट अगर हम बात करेंगे साथियों, तो यहां पर तो आपको पता है कि जैसे आरक्षण वारक्षण की भी अगर बात करेंगे तो यहां पर तो है नहीं। 80 सीटों में, 80 सीटों में अगर बात करेंगे तो आपको पता है कि यूपी में, ठीक है, यूपी में जो 19% जो सीटें हैं यहां पर एससी के लिए, ठीक है, और इसमें साथियों लगभग, ठीक है, लगभग 3% के आसपास जो सीटें हैं वो एसटी के लिए रखी गई हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट यहां पर हो जाता है, ये सवाल आया हुआ है तो इसको आपको ध्यान रखना है। मैं अगले सवाल पर चलता हूं। इसका आंसर क्या था, तो बोथ, यानी कि दोनों इसका आंसर था। ठीक है, हाँ, पीवाईक्यू के लिए भी बात कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता जो था वो कौन था साथियों, है ना, यानी कि 1857 की क्रांति में कई सारे लोग, ठीक है, भूमिका निभा रहे थे। तो बरेली से कौन लोग थे, कौन नेता थे, बताइए आंसर क्या होगा, बोलिए, है ना। तो देखिए इसके जो बरेली से जो थे साथियों वो कौन थे, खान बहादुर खान रोहिल्ला। खान बहादुर खान रोहिल्ला जो थे वो बरेली से इस क्रांति का क्या कर रहे थे, इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, ऐसे सवाल आए हुए हैं, है ना, ऐसे सवाल आए हुए हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे कानपुर से कौन कर रहे थे, बताइएगा, कानपुर से कौन कर रहे थे भैया, कानपुर से नेतृत्व कौन कर रहे थे, बताइएगा, एक बार आंसर करिएगा जल्दी से। कानपुर से कौन नेतृत्व कर रहे थे, तो आपको पता है कानपुर से जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे हमारे तात्या टोपे। कौन थे, तात्या टोपे थे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के साइंस में हिस्ट्री से जो भी बातें आएंगी उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला सवाल निम्नलिखित, अब देखिए यूपी की ज्योग्राफी का सवाल है, इंडियन ज्योग्राफी से भी ये हो जाता है सवाल, लेकिन यूपी की ज्योग्राफी का है। रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो आप मुझे बताइए क्या पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है, क्या पहला स्टेटमेंट सही है साथियों, रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, बोलिए। ठीक है, यानी कि पहला स्टेटमेंट जो है साथियों वो सही है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है, तो ये गलत है। जो बेतवा नदी है वो यमुना की ही सहायक नदी है, लेकिन अगर बात करी जाए, देखो जैसे मान लीजिए ये है हमारी गंगा नदी, ठीक है, ये है हमारी गंगा नदी। अगर हम बात करेंगे तो यहां पर कन्नौज के निकट, कन्नौज के निकट, ठीक है, कन्नौज के निकट कौन सी नदी आकर मिल रही है इसमें, रामगंगा नदी आकर मिल रही है। कौन सी नदी आकर मिल रही है इसमें, रामगंगा नदी। ठीक है, अगर हम बात करेंगे साथियों, समझने की कोशिश करना, ये जो रामगंगा नदी है ये वही रामगंगा नदी है जिसके किनारे पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसी नदी के किनारे स्थित हो जाता है, जिसे रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसको कहा जाता है, और इसके किनारे बसा हुआ है रामगंगा नेशनल पार्क या हेली नेशनल पार्क भी। अगर हम बात करेंगे उत्तराखंड से ही एक नदी निकलकर आ रही है, यमुना नदी, और वो प्रयागराज के निकट मिलती है। कहां पर, तो वो प्रयागराज के निकट मिल जाती है साथियों गंगा नदी में, यमुना नदी। ठीक है, अब यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो चंबल हो गई जो मध्य प्रदेश से निकलकर आ रही है, कौन सी, चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी हो गई, है ना। अगर हम बात करेंगे साथियों तो यहां पर हमीरपुर के निकट, उत्तर प्रदेश का जो हमीरपुर है उसके निकट बेतवा नदी, बेतवा जो नदी है साथियों वो हमारी जाकर मिलती है। ठीक है, बांदा, उत्तर प्रदेश का जो बांदा है वहां पर कौन सी नदी जाकर मिलती है, केन नदी जाकर मिलती है। कौन सी नदी जाकर मिलती है, केन नदी जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो यह बात हमें ध्यान रखनी है। अगर हम बात करेंगे केन और बेतवा लिंक परियोजना किस नदी पर है, तो बेतवा केन लिंक परियोजना इन दोनों नदियों पर है, बेतवा केन लिंक परियोजना। ठीक है, बेतवा केन लिंक प्रोजेक्ट जो है वो हमारा साथियों इसी नदी पर हो जाता है। मैं सारी चीजें बाइलिंगुअल लिखूंगा तो निश्चिंत रहिएगा बिल्कुल। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं हिंदी, सारी चीजें बाइलिंगुअल में लिखूंगा। ठीक है, क्लियर।
तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। चंबल नदी इटावा के निकट मिलती है, औरैया इटावा के बीच में एक हिस्सा है, वहां पर ये जाकर यमुना नदी में मिलती है। तो ये तीनों यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। अब सवाल साथियों पूछ लिया जाता है यहां से कि देखिए ये जो क्षेत्र है, अगर हम इस क्षेत्र की बात करेंगे, ये जो पूरा क्षेत्र है इटावा और ये पूरा जो क्षेत्र है साथियों, ये अपर्दन यानी कि बहुत ज्यादा इरोजन, अपर्दन यहां पर देखने के लिए मिलता है। क्या देखने के लिए मिलता है यहां पर? तो अत्यधिक इरोजन यहां पर हमें देखने के लिए मिलता है, यानी कि जो यमुना नदी और चंबल नदी जो है साथियों वो इरोजन करती हैं। मैं वो चीज बता रहा हूं जो पेपर में आई है मैं वो चीज नहीं बता रहा जो आपको पता है, ठीक है। आप इसको ऐसे मत देखिए, आप इसको ऐसे देखिए कि पेपर में जो आई हुई चीजें हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपको 4 बातें पता हो, लेकिन 6 बातें ऐसी भी हैं जो आपको नहीं पता, उन पे भी डिस्कस होगा, ठीक है। क्लियर बात? तो परेशान नहीं होना है, चीजें आती हैं तो बहुत ज्यादा उतावला नहीं होना है, नहीं आती हैं तो बहुत ज्यादा घबराना नहीं है ना। हम इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इमोशंस में जो फ्लक्चुएशन है उसको थोड़ा सा कम करिए, ठीक है, तो ज्यादा आगे तक जाएंगे, निश्चित रूप से निश्चित बात है भाई। अगले सवाल पर चलते हैं। तो इसका आंसर क्या है? पहला तो स्टेटमेंट सही है, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो केवल एक जो है साथियों वो हमारा कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है भाई। क्लियर हुई बात? चलिए ठीक है, चलिए बहुत सुंदर भाई, है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कौन सा साथियों? कौन सा सही है पूछा है ना, तो केवल एक सही है, ठीक है, केवल एक सही है। आगे चलते हैं, अगला सवाल, चंद्रप्रभा वन्यजीव। अब देखो ऐसे भी तो सवाल पूछे गए हैं, है ना, ऐसे भी तो सवाल पूछे जा सकते हैं। ये सवाल पूछा गया है 2023 में ही पूछा गया है, ठीक है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? बताओ, आंसर बताएंगे इसका, ठीक है। अब देखो आपने आंसर किया सर चंदौली में स्थित है। कहां पर स्थित है? चंदौली में स्थित है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे बताइए दुधवा नेशनल पार्क कहां स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थिति है वो हमें कहां पर देखने के लिए मिलती है? बताइए। अब आपने कहा दुधवा सर स्थित है लखीमपुर खीरी में। अच्छा लखीमपुर खीरी के अलावा और कहां स्थित है वो? दुधवा जो नेशनल पार्क है वो लखीमपुर खीरी के अलावा और किस राज्य में हमें देखने के लिए मिलता, किस जिले में हमें देखने के लिए मिलता है? बताओ, खीरी के अलावा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, लखीमपुर खीरी के अलावा बहराइच, लखीमपुर खीरी के अलावा बहराइच वाले हिस्से में, और इसके अलावा पीलीभीत वाले हिस्से में, पीलीभीत वाले हिस्से में, ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हमें देखने के लिए मिलता है। अगर हम बहराइच की बात करते हैं तो बहराइच में साथियों कतरनिया घाट, कतरनिया घाट, ठीक है, कौन सा होगा? कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य की बात यहां पर हो जाएगी, ठीक है। सोनभद्र में साथियों कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां हो जाएगी? वो सोनभद्र में हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क की संख्या केवल एक ही है जो दुधवा नेशनल पार्क है, बाकी उत्तर प्रदेश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वर्ल्ड सेंचुरी है, ठीक है, उनकी बात करेंगे। और रामसर साइट है, क्या है? रामसर साइट। तो ये सवाल आए हुए हैं उत्तर प्रदेश से, ठीक है। ये मैं वो सवाल बता रहा हूं, सरल सवाल नहीं बता रहा, वो सवाल जो आए हुए हैं फरवरी 2023 में। ये करंट अफेयर्स का सवाल है, 1-2 सवाल करंट से और आए थे, मैं उनको लेके नहीं आया हूं, लेकिन एक सवाल मैं लेके आया हूं। तो बताइए इसका आंसर। फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन एक योजना है केंद्र सरकार की, और केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत लगभग 1275 स्टेशन का, है ना, कायाकल्प करने का प्रण लिया है। क्या लिया है? तो कायाकल्प करने का प्रण लिया है 1275 रेलवे स्टेशन, ठीक है, 1275 रेलवे स्टेशन का। उत्तर प्रदेश के कितने हैं उसमें? यह सवाल हमसे पूछा गया है कि उसमें उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशन हैं। तो आप बता रहे हैं 123, 123 नहीं है, 149 है। डी आंसर इसका सही होगा, ठीक है। डी आंसर जो है साथियों इसका कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर? तो जो लोग डी आंसर कर रहे हैं वो सही है। करंट अफेयर्स का सवाल था। यह संख्या जो है साथियों ये बढ़ भी सकती है, ठीक है, यह संख्या बढ़ सकती है ना, यह संख्या क्या हो सकती है? बढ़ सकती है, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन 149 को टारगेट किया गया था। हाँ, डिफरेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए नेशनल पार्क का मतलब क्या होता है? नेशनल पार्क एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां गवर्नमेंट के जो रूल होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं,
उसको हम एज ए टूरिज्म यूज नहीं कर सकते, वहां पर कोई फैक्ट्री लगा ही नहीं सकते उसके आसपास, वो नेशनल पार्क होगा। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वहां पर जो नियम है वो थोड़े से नेशनल पार्क के कंपैरेटिवली स्ट्रिक्ट नहीं होते, यानी कि वहां पर जो रूल है साथियों उसको हम टूरिज्म के लिए यूज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं हानि पहुंचाएंगे लेकिन कर सकते हैं। ठीक है, ये योजना केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार ने 1275 को अंकित किया था, उत्तर प्रदेश के उसमें 149 रेलवे स्टेशन है। ठीक है भाई प्रदीप जी ये तो हमें पता ही नहीं है, अब कैसे होगा, अब क्या होगा भाई बताइए। ठीक है भाई संजीव जी इतना घबराना नहीं है, क्लियर बात। ठीक है चलिए आगे चलते हैं, एक और सवाल मैं बताता हूं आपको, देखिए एक और सवाल है, वह लास्ट सवाल है, ज्यादा घबराहट नहीं होने दूंगा, चिंता मत करिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर दे रखे हैं। ठीक है, मतलब मध्यकाल से पूर्व, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट ये हो सकता है। ठीक है, वर्तमान उनकी अवस्थिति क्या है? क्या कोल जो है वो अलीगढ़ को कहा जाता है? अलीगढ़ में एक तहसील भी है कोल तहसील। ठीक है, अलीगढ़ में एक तहसील भी है कोल तहसील, और वो कोल तहसील का जो नाम है वो ऐसा माना जाता है कि वहां पर एक कोल नाम का राक्षस रहता था, उसके नाम पर उसने अपने नाम पर वो रख लिया था। ठीक है, तो ये वो कोल, यानी कि ये भी सही है। महोत्सव नगर महोबा को कहा जाता है, महोदय श्री कन्नौज को कहा जाता है। ठीक है, जेजाक भुक्ति जो है साथियों वो कौसाम्बी को न कहकर वो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, ठीक है, आता है, वो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र को कहा जाता है। तो इसका यही मैच नहीं कर रहा है, बाकी ये सही है। ठीक है, तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डी जो है साथियों वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात? चलिए ठीक, तो ये सवाल कुछ थे जो आए हुए सवाल हैं। ठीक है, अब इतने ही सवाल, 4-5 सवाल आए हुए थे तो उनको मैंने यहां पर डिस्कस किया साथियों। ठीक है, तो आप मुझे बताइए सिलेबस तक और सवालों तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार बताइए कमेंट करके जल्दी से, कुछ पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए, फिर मैं टॉपिक को शुरू करूंगा। ठीक है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, यूपी की जो करंट अफेयर्स है बिल्कुल इंक्लूडेड होगी, 101% इंक्लूडेड होगी। ठीक है, अगर देखिए यूपी की अगर करंट अफेयर्स की बात करेंगे हम, तो यूपी में बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स नहीं बनता है ना। अगर आप एक वीक में देखेंगे तो 4-6 पॉइंट ऐसे हमें मिलते हैं जो हमारे लिए जरूरी होते हैं, तो उनको एड ऑन करके पढ़ाएंगे, निश्चिंत रहिए एकदम, एग्जाम तक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा भाई। ठीक है बिल्कुल, करंट अफेयर्स को जोड़ के पढ़ाएंगे, निश्चिंत रूप से जोड़ के पढ़ाएंगे। देखिए यार एक बात मैं आपको बताता हूं, दो अनजान व्यक्ति, आप मेरे लिए अब तक अनजान थे, मुलाकात होती रहेगी तो जान पहचान होगी। दो अनजान व्यक्तियों के बीच में जो रिश्ता होता है वो विश्वास का होता है। किसका होता है? विश्वास का होता है। तो अगर ऐसा माना जाता है कि अगर ईश्वर पर भी विश्वास करेंगे तो बहुत सारी चीजें सही दिशा में चलती हैं, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि अरे नहीं होता ऐसा, नहीं होता ऐसा, तो हम साथियों अपनी समस्याओं को बढ़ाएंगे और कुछ भी नहीं है, है ना। तो जिन लोगों पे इस प्रकृति में, इस समाज में जिन लोगों का ईश्वर पे या किसी न किसी पे विश्वास है वो ज्यादा सुखी हैं, ये बात निश्चित है, आप देख लेना, वरना है ना, एक बार महसूस करना, इस चीज को एनालिसिस करना कि जिन लोगों का किसी न किसी पे विश्वास है वो लोग ज्यादा सुखी हैं, और जिनका विश्वास ही नहीं है वो दुखी हैं। दुख का एक कारण ये भी तो है ठीक है, चलो हाँ देखिए प्रीलिम्स की मैं समझ लीजिए, प्रीलिम्स और मेंस का मामला कितना है, मैं क्या बोल रहा हूं वो बात समझिए। हम फैक्चुअल बेसिस ज्यादा चलेंगे, लेकिन कुछ कुछ चीजों पर जहां से मेंस में सवाल बने हैं तो मैं उनको आपको बताता रहूंगा कि यहां पर इस तरीके से कॉपी लिखी जा सकती है, ये फैक्ट यहां पर डाले जा सकते हैं। ठीक है, तो आप ठीक तरीके से लिखिए, क्या दिक्कत है, नोट्स कोई बार बार थोड़े ही बनते हैं, है ना, इतनी मेहनत हम करते हैं, सारी चीजों को देखते हैं, तो आपका समय जो बचाया जा रहा है आप उसका फायदा लीजिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। ठीक है, सबसे पहली हेडिंग हमारी होगी उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। लगाइए हेडिंग, शुरू कर लेते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। ठीक है,
अगर हम उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय की बात करेंगे साथियों, तो ये होगा जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन होगा, सॉरी, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ उत्तर प्रदेश, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो अगर हम जनरल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो समझिए यार भाई, एक भैया है, पता नहीं बहन है, मैं नाम तो नहीं पढ़ पाता हूं, पर उनका सवाल ही ये है, वो एक ही कमेंट को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कि सर कितने पेज की कॉपी बनाएं, बस सर ये बता दो, कॉपी बनाने के बाद आपका काम खत्म हो जाएगा फिर यार मतलब इस बात पे भी चर्चा होगी, अब दुनिया नासा पे चर्चा कर रही है, ठीक है, समाज जो है दर्शन पे चर्चा कर रहा है, और हम सूर्य पे जाने की चर्चा कर रहे हैं, चांद पे जाने की चर्चा कर रहे हैं, और मतलब लेकिन हमारे बैच में जो सबसे सिंसियर, सबसे मैच्योर बैच है, उसमें ये चर्चा हो रही है कि सर कितने पेज की कॉपी हमें बनानी चाहिए ये तो भाई है ना, ये तो बात याद रहेगी यार मुझे हमेशा, ठीक है। चलिए, बना लीजिए, एक स्पाइरल ले लीजिए बढ़िया सी, क्या दिक्कत है उसमें, है ना। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो अच्छे प्रोफेसर हैं वो आएंगे रिसर्च करने, कौन सा ऐसा बैच है जिसमें इस बात पे भी चर्चा होती है भाई, ठीक है। चलो क्लियर, आगे चलते हैं साथियों, समझना। अगर हम उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय की बात करेंगे तो इसमें दो चीजें इंक्लूडेड हैं, देखिए कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं जिनमें आपको चीजें बतानी है, बाकी फिर पॉइंट टू पॉइंट हम चलेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा समझना ध्यान से। तो अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय की साथियों, तो इसमें दो चीजें इंक्लूड होती हैं। एक तो हमारा होगा उत्तर प्रदेश की सीमाएं किस किस से साझा होती हैं, कौन कौन से जिले ऐसे हैं, कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन सा क्या है हमारा देश है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे, इसमें एक पॉइंट हमारा होगा उत्तर प्रदेश की सीमाएं, एक पॉइंट हमारा क्या होगा, उत्तर प्रदेश की सीमाएं। उत्तर प्रदेश की सबसे पहले तो अवस्थिति की बात हम कर लेंगे, अवस्थिति, उत्तर प्रदेश की अवस्थिति, ठीक है, उत्तर प्रदेश की अवस्थिति, यानी कि अगर हम बात करेंगे यहां पर तो ये आएगा हमारा लोकेशन, लोकेशन ऑफ यूपी, ठीक है, लोकेशन ऑफ यूपी। उसके बाद जो अगला हमारा पॉइंट होगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश की सीमाएं, उत्तर प्रदेश की सीमाएं, उत्तर प्रदेश की सीमाएं, यानी कि बाउंड्रीज ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, बाउंड्रीज ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की सीमाओं की बात, अवस्थिति की बात कर लेंगे। वो अवस्थिति में एक ही पॉइंट बनता है कि उसकी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। दूसरा इसमें चर्चा होगी साथियों उत्तर प्रदेश के भूभौतिक प्रदेशों पर, उत्तर प्रदेश के भूभौतिक प्रदेश, उत्तर प्रदेश के भूभौतिक प्रदेश, ठीक है, इस पर चर्चा होगी कि उत्तर प्रदेश के भूभौतिक प्रदेश यानी कि उसका फिजियोग्राफिक रीजन, फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ यूपी। फिजियोग्राफिक रीजन में साथियों जैसे अगर हम बात करेंगे, ठीक है, अगर हम बात करेंगे फिजियोग्राफिक रीजन में, तो इसमें हम किसको डिस्कस कर लेते हैं, देखना समझना। जैसे फिजियोग्राफिक रीजन में हम जब बात करते हैं साथियों, तो यहां पर डिस्कस करते हैं भावर क्या है, भावर एवं तराई क्षेत्र, भावर एवं तराई क्षेत्र, ठीक है, भावर एवं तराई रीजन क्या होता है, भावर का मामला क्या है, भावर एंड तराई रीजन, ठीक है, इनकी क्या विशेषताएं होती है, मैं सारी विशेषताएं आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखाऊंगा। तो उसमें से जो फैक्ट बनेगा उस पर आप अंडरलाइन करेंगे, और बाकी की जो चीजें हैं आप लिखने के लिए उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भाई। देखिए चीजें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फिक्स होती हैं,
जिनको हम हमेशा के लिए प्रयोग करते हैं। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो उसमें ऐड ऑन होती रहती हैं, तो इतना तो चेंज कर ही सकते हैं, ठीक है। कुछ दिन बाद हम सिस्टम में जाएंगे, सचिवालय में, जिले में जाएंगे, है ना, जिले को चला रहे होंगे और इन बातों पर अगर विचार विमर्श करेंगे कि यार क्या होगा, ठीक है, कैसे करेंगे, तो बड़ी दुविधा वाली बात है भाई, ठीक है। भावर एवं तराई की बात होगी इसमें, और दूसरा इसमें मध्यवर्ती मैदान, मध्यवर्ती मैदान की बात कर लेंगे हम, ठीक है। दूसरी इसमें जो बात करेंगे साथियों वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी मध्यवर्ती मैदान। मध्यवर्ती मैदान, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा भूभौतिक प्रदेश कौन सा है, तो वो है मध्यवर्ती मैदान, यानी कि मिडिल प्लेन्स, मिडिल प्लेन्स, ठीक है, मिडिल प्लेन्स। अगर हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर तो वो हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश का पठार, यानी कि प्लेट्यू, प्लेट्यू, जिसको हम क्या कहेंगे, बुंदेलखंड कहेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, बुंदेलखंड उसको कहा जाएगा, ठीक है, बुंदेलखंड उसको बोला जाएगा साथियों। तो उस पर भी हमारी बात होगी, बुंदेलखंड वाले पार्ट पर भी हम बात करेंगे, ठीक है, बुंदेलखंड, ठीक है भाई, क्लियर। हाँ, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, भावर तराई ज्योग्राफी में पढ़ते हैं जब प्लेन्स वाला टॉपिक पढ़ते हैं तब, ठीक है। चलिए, बिल्कुल मैप का यूज करके ही पढ़ाएंगे, बिना मैप के बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, चिंता मत करिए, ठीक है। धीरे धीरे आप विश्वास करिए, धीरे धीरे आप एकदम कंफर्ट हो जाएंगे, और ये मैं निश्चित करता हूं कि यूपी जीके में जितनी संभव बातें होंगी प्री के लिए, मेंस के लिए, उन सबको मैं डिस्कस करता हुआ आगे बढ़ूंगा, ठीक है। निश्चिंत रहिए, एक बार थोड़ा 2-4 दिन समय हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, पर छोड़ेंगे किसी भी चीज को नहीं, ताकि आपको ऐसा ना हो कि ये छूट गया वो छूट गया, ठीक है। बिल्कुल मैं कमेंट पर आज ही ज्यादा ध्यान दे रहा हूं, फिर बाकी तो फिर क्योंकि आज आपका दिन है इसीलिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएंगे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा भूभौतिक प्रदेश कौन सा है, सबसे बड़ा फिजियोग्राफिक रीजन उत्तर प्रदेश का कौन सा है, ये 3 है, इनमें बताइए साथियों कौन सा होगा, बोलिए। ठीक है, मिडिल प्लेन्स आप बता रहे हैं कि मिडिल प्लेन्स है, सही बात है भाई, मिडिल प्लेन्स जो है वो सबसे बड़ा है। आपको पता है गंगा नदी, उसकी कितनी सारी सहायक नदियां उत्तर प्रदेश में बहती हैं, और उन नदियों ने इसका निर्माण किया है, तो ये सबसे बड़ा पार्ट हो जाता है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में हमें कम खनिज देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। सवाल पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा जो हिमालय को टच करता है वो कौन सा हो जाएगा, भावर एवं तराई वाला क्षेत्र हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, भावर एवं तराई वाला। मैं मैप बना के समझाऊंगा, पहले हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, उसके बाद उस पर आएंगे हम, ठीक है, क्लियर। तो पहले हम इसको कवर करेंगे साथियों, फिर उस पर आएंगे, तो तब मैप बनाएंगे, मैप को दिखाएंगे भी, तब समझेंगे। तो ये हिमालय से टच करता है, कौन सा जो है साथियों, वो पठार से टच करता है, तो विंध्याचल क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, वो सब यहां पर हमें देखने के लिए मिल जाती हैं, तो उसको हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, यहां तक कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब हम कल ही बात करेंगे और इसकी बात करेंगे उत्तर प्रदेश की अवस्थिति से, ठीक है। आज इंट्रोडक्शन था, ओरिएंटेशन भी था, तो मैं आपसे थोड़ी सी बातें भी कर लेता हूं, ठीक है। उसके बाद कल से हम प्रॉपर वे में चीजों को शुरू कर देंगे, है ना भाई। आपकी जो भी दुविधाएं हैं, जो भी डाउट हैं, आप पूछ सकते हैं। 2 मिनट में आपके कमेंट देख लेता हूं, ठीक है। और देखिए यार, मैं एक बात आपको निश्चित कर देता हूं, है ना, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैं एक बात आपसे निश्चित कर देता हूं कि करने वाले के लिए सिर्फ एक कारण होता है, जो करता है उसके लिए एक कारण है कि हमें करना है, ठीक है। और न करने वालों के लिए 100 बहाने होते हैं कि ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, मेरे साथ ये दिक्कत हो गई सर, मेरे साथ वो दिक्कत हो गई। ऐसे लोग भी सेलेक्ट हुए हैं जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, यूपीएससी में सेलेक्ट हुए हैं, आप सब परिचित होंगे। मैं मेरे नाम लेने की या फिर किसी भी, ठीक है, इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है वो, है ना। तो ऐसे लोग भी सेलेक्ट हुए हैं जो जिनके हाथ नहीं है साथियों, पैर नहीं है, वो भी कॉपी लिख ले गए और आगे निकल गए। और हम सिर्फ परिस्थितियों का रोना कि ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसे हो जाता तो अच्छा रहता, वैसे हो जाता तो अच्छा रहता, है ना। तो ना करने वालों के लिए 100 बहाने, और करने वालों के लिए सिर्फ एक कारण कि करना है तो करना है,
चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए। और ये एग्जाम यही तो चेक करता है कि किस में कितना धैर्य है, किस में कितना पेशेंस है, किस में कितना लड़ने की क्षमता है, लड़ने की ताकत किस में कितनी है। ठीक है, तो अगर आप लड़ते रहेंगे तो ये निश्चित मानिए कि आप मजबूत होंगे, मजबूत होंगे तो आगे की चीजें आसान होंगी। पता चला कि चलो आपका सिलेक्शन तो हो गया, ऐसे बहुत से लोग हैं साथियों जिनका मतलब सिलेक्शन हो गया है किसी भी डिपार्टमेंट में, हम पीसीएस को ही क्यों लें, ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ, थोड़ा सा प्रेशर आया, झेल ही नहीं पाए उस प्रेशर को, तो फिर कैसे, कोई बात नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा आपका बहुत, ठीक है, अच्छा, मतलब मुझे बताया गया है कि बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं सभी, तो प्लीज आप अपनी उम्मीदों पर खरे उतरिएगा। बाकी की बात हम कल से करेंगे साथियों, आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल से मैं प्रॉपर आपकी क्लास लूंगा, तो यहां से शुरुआत करेंगे, फिर इस पर आएंगे, फिर इन टॉपिक्स को आगे हमें बढ़ाना है, ठीक है। चलिए बिल्कुल कोई बात नहीं, हम बेसिक से लेकर शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के बारे में जितनी संभव बातें होंगी वो सारी बातें होंगी। चलिए ठीक है, तो आप अपना ख्याल रखिए साथियों, है ना। कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं नए टॉपिक के साथ, नई चीजों के साथ। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखना, अपने परिवार वालों का ख्याल रखना। नमस्कार, जय हिंद।